हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th आरबीसी बोर्ड का पहला चैप्टर, इसका नाम है चार्ज एंड फील्ड्स, के कुछ टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा। पहला है परमिटिविटी, परावैद्युतांक। दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम फोर्स। तीसरा टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हम पहले देखेंगे परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी मतलब परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है कि जैसे अगर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परिभाषा जानना चाहें तो वो ये होती है कि कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वैक्यूम में से विद्युत क्षेत्र के गुजर जाने की जो क्षमता होती है, वैक्यूम की जो क्षमता होती है विद्युत क्षेत्र उसमें से गुजर जाने की, उसको हम परमिटिविटी में नापते हैं। परमिटिविटी वर्ड का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किया जाता है। अब जैसे हम पढ़े परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो मीडियम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने में से गुजरने देगा, वो जो मीडियम की जो कैपेबिलिटी होगी वो हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहेंगे। तो हम सबसे पहले परावैद्युतांक देखते हैं। परिभाषा तो होगी, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे पहले एप्सिलॉन आर लेते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें क्या होता है, ऊपर तो आता है निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, और हर में आता है माध्यम में आवेशों के मध्य बल। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो कूलॉम फोर्स होता है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट तो आएगा एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु में, और माध्यम में आएगा सिर्फ एप्सिलॉन। तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार, ये तो लिखेंगे एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो निर्वात या वायु में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नीचे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब माध्यम का परावैद्युतांक। Q1 Q2 ये दो आवेश हैं, R स्क्वायर इनके बीच की दूरी है। तो ये समान है आवेशों का मैग्नीट्यूड, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, दूरी भी कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन 0 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन R का मान आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आपेक्षिक विद्युतशीलता का फार्मूला रहेगा, और फार्मूले से ही हमें पता लग रहा है कि ये विमाहीन है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 है तो ये विमाहीन है, दोनों की विमा एक ही होगी, आपस में कट जाएगी। तो ये एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता विमाहीन है। अब अपने निर्वात की विद्युतशीलता की विमा ज्ञात करेंगे। एप्सिलॉन 0 की क्या होता है फार्मूला निर्वात में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 क्या होता है, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई की तो कोई विमा होती नहीं, तो कांस्टेंट है,
तो एफ की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। ये तो आपको याद होनी चाहिए बल की विमा। Q1 Q2 की विमा होती है, हम निकालते हैं धारा। धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। तो Q बराबर होता है आई टी, तो ये हो जाएगा एम्पियर गुणा टी टाइम। ये होती है विमा। विमा तो Q1 Q2 क्या विमा हो जाएगी, ए टी, दो है तो स्क्वायर हो जाएगा, आर का एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या आएगी, एम माइनस वन एल की घात 3 टी, ये माइनस टू और ये 2, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और ए स्क्वायर चेक कर लो, एम माइनस वन एल एल 3 माइनस 3 टी 4 और ए 2, 1342, आगे दो माइनस। ऐसे याद करने का तरीका है इसका। तो ये विमा आ गई एप्सिलॉन जीरो की। हम जानते हैं कि हम बात कर रहे थे आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर की, जो कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो का अनुपात होती है। तो ये जो परावैद्युतांक होता है पदार्थ का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मान सुचालक या धातु के लिए इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। सुचालक या धातु के लिए इन्फिनिटिव होता है और अधातु के लिए 1 से बड़ा होता है। और वायु या निर्वात के लिए बराबर 1 होता है, लगभग बराबर 1 होता है या 1 होता है। तो धातु के लिए तो अनंत होता है, अधातु के लिए 1 से बड़ा होता है अन्य किसी पदार्थ के लिए, और वायु और निर्वात के लिए 1 होता है। ऐसे आपको याद रखना है। बाकी मान याद रखो तो वो टेबल किताब में दी हुई है, वो मान याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलाम्स लॉ, कुलाम नियम का सदिश निरूपण। हम पहले एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु O, ये Q1, ये Q2, दो बिंदु आवेश हैं। Q1 का स्थिति सदिश है R1, Q2 का स्थिति सदिश है R2। ये इन दोनों के बीच की दूरी है, अभी देख लेंगे। तो Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स होगा, मान लिया दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्रतिकर्षण फोर्स होगा बाहर की ओर होगा। Q2 पर Q1 के कारण फोर्स क्या होगा, F21, F21। Q1 पर Q2 के कारण फोर्स F12। क्यों होगा, जैसे हम Q2 पर Q1 के कारण फोर्स निकाल रहे हैं, तो Q1 धनात्मक है तो इससे बाहर की ओर होगा ना, तो ये बाहर की ओर फोर्स होगा। और Q1 पर Q2 के कारण निकाल रहे हैं तो बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, इस तरह से F12। यदि हम निकालना चाहें, जैसे फार्मूला तो ये होता है F इक्वल टू 1/4 पाई FC0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी है। अब सदिश रूप लेना चाहें और Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण फोर्स निकालना चाहें, और ये दोनों आवेश अगर निर्वात में रखे हैं तो 1/ε0, निर्वात की विद्युतशीलता, दोनों आवेशों का परिमाण का गुणनफल Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी का वर्ग, और दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश। अब 1 2 है, 1 2 की दिशा किधर है, 2 से 1 की ओर। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये 1 2 है, तो आपके बुक के अनुसार लेंगे तो ये 1 2 ही होगा। इसका मान क्या होगा, 1 2 की दिशा क्या होगी,
दिशा क्या है, F12 की 2 से 1 की ओर, ये दिशा होगी F12 की 2 से 1 की ओर, Q2 आवेश से Q1 आवेश की ओर, ये एकांक सदिश है उस दिशा में। ठीक है, अब हम जानते हैं कि R12 एकांक सदिश का जो मान होता है वो होता है पूरा सदिश R12 वेक्टर अपॉन R12 का परिमाण या मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ये भी परिमाण या मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12 बिना कोई वेक्टर और मोड के। ये मान अगर हम इस जगह रख दें तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, F12 Q1 पर Q2 आवेश के कारण फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12, एक मिनट इसका लिखेंगे, R12 स्क्वायर तो लिख देते हैं R12 वेक्टर अपॉन R12, ये आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 का वेक्टर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं R12 इक्वल टू R1 माइनस R2, और अगर मोड लिखना हो तो R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अभी लिख देते हैं और बदलावा रूप कूलाम फोर्स का, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण फोर्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मोड आएगा, और क्यूब आएगा, और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये कोष्टक में आएगा, छोटे कोष्टक में। ये एक कूलाम का सदिश निरूपण है। अब इसी प्रकार यदि हम Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण फोर्स निकालना चाहें, और दोनों आवेश यदि निर्वात में स्थित है, निर्वात मतलब वैक्यूम में किसी प्रकार का पदार्थ नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी कण नहीं होता है, केवल प्रकाशी कण जो फोटोन होता है वो उसमें से गुजर सकता है, वो फोटोन वहां प्रेजेंट हो सकता है। फोटोन एक प्रकार की एनर्जी होती है, वो मैटर नहीं होता है, वो सिर्फ एनर्जी पार्टिकल होता है, इसलिए फोटोन हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो निर्वात में से गुजरती है, तभी तो सूर्य से किरणें हमारे पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है ना, तो फोटोन वहां वैक्यूम में हो सकता है, बाकी वैक्यूम में कोई भी ऐसा मैटर नहीं होता है। ऐसा एक मीडियम जिसमें किसी प्रकार का मैटर नहीं हो, उसको हम निर्वात या वैक्यूम इंग्लिश में कहते हैं। तो आवेश तो वही है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर R कैप, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब 2-1 है तो 2-1, चित्र देखना आप पहले है ना, उसमें F21 1 से 2 की ओर जा रहा है फोर्स, तो ये जो सदिश होगा वो 1 से 2 की ओर होगा, Q1 से Q2 की ओर। इसको और क्या चेंज रूप लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 मोड का क्यूब
R2 माइनस R1 छोटा कोष्ठक, ये सदिश रूप ही है, ठीक है ना। और वेक्टर को हमने सदिश में चेंज करके फिर इस सदिश को हमने इस रूप में लिखा है, ये ध्यान रखना। ये एकांक सदिश नहीं है, ये पूरा वेक्टर ही है। इस एकांक सदिश को हमने पूरे सदिश में चेंज किया है, फिर इस सदिश को हमने इस रूप में लिखा है। ये Q2 पर Q1 आवेश के कारण फोर्स है, उसका सदिश निरूपण है। ये Q1 पर Q2 आवेश के कारण कूलाम फोर्स है, उसका सदिश निरूपण है। हम दोनों में देखते हैं, एक में R21 का अंतर आता है, एक में R12 का अंतर आता है। तो R21 कैप ये होता है R21 वेक्टर अपॉन R21 और R12 कैप होता है R12 वेक्टर अपॉन R12 मैग्नीट्यूड। ये 1 से 2 की ओर है, Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश है, ये Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु ये दूरियां बराबर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है। परंतु अगर इनको हम वेक्टर रूप में बराबर करेंगे तो माइनस हमें लगाना होगा। तो अब हमारे पास फोर्स में क्या संबंध आ जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस F21, जो न्यूटन के एक्शन और रिएक्शन नियम के अनुसार होगा। इस प्रकार से कूलाम फोर्स न्यूटन के एक्शन और रिएक्शन नियम का भी फॉलो करता है। अब बात आती है कि कूलाम फोर्स की लिमिटेशंस क्या है। अगर दो आवेशों के मध्य बीच की दूरी बहुत कम है, दो आवेशों के मध्य बीच की दूरी बहुत कम मतलब 1 फर्मी मीटर से भी कम है, 10⁻⁻15 मीटर से भी कम है, तो वहां न्यूक्लियर फोर्स कार्य करने लगता है। वहां हम कूलाम फोर्स से उन दोनों आवेशों के मध्य बल नहीं निकाल सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी, अगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज है तभी हम कूलाम फोर्स काम में ले सकते हैं। अगर बड़े साइज के चार्ज हैं तो हम कूलाम फोर्स काम में नहीं ले सकते हैं। और यदि आवेश गतिशील है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय बल भी उपस्थित होगा। तो दो आवेशों के मध्य जो गतिशील हैं उनके मध्य हम कूलाम बल से हम टोटल फोर्स नहीं निकाल सकते, तो वहां कूलाम बल का यूज नहीं होगा। एक है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इसके लिए हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। उससे पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मान लिया दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच में यदि कोई कांच की प्लेट रखी जाती है जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक 6 है, तो उनके मध्य जो फोर्स होगा अब रखने के बाद पहले वाले फोर्स का एप्सिलॉन R गुना हो जाएगा। पूछा यह है कि फोर्स कितना होगा, तो F अपॉन एप्सिलॉन R गुना हो जाएगा। तो हमारे पास में अगर ये फोर्स 18 न्यूटन है तो 18/6 3 न्यूटन हमें प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मीडियम आवेशों के बीच में रखा जाता है और उसका पराविद्युतांक दिया होता है तो उसका भाग लग जाता है, उससे डिवाइड हो जाता है। अब पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये मूल बिंदु, ये Q1, ये Q2 आवेश, ये Q3। इस प्रकार से किसी निकाय में n आवेश हैं
ये R1 पोजीशन वेक्टर, ये R2 पोजीशन वेक्टर, ये R3, ये Rn। ठीक है, अब एक आवेश और लेते हैं Q0। इस पर इन सभी आवेशों के कारण फोर्स निकालना है। तो क्या फोर्स होगा अध्यारोपण के सिद्धांत से कि किसी एक आवेश पर कूलाम बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग लग रहे कूलाम बलों के सदिश योग के बराबर हमें प्राप्त होगा। यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। तो देखो, हम F0 निकालेंगे तो Q1 के कारण निकालेंगे 0। Q1 धनात्मक है तो फोर्स इस दिशा में होगा F01। इसी प्रकार से औरों के कारण भी होगा। Q2 के कारण निकालेंगे तो इस तरफ होगा F02। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस आएगी वो 1 से 0 की ओर आएगी, 1 से 0 की ओर, 2 से 0 की ओर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 01 वाले को 01 मतलब 1 से 0 की ओर। मैंने बताया था ना Q1 से Q0 की ओर। पहले एक बार मैंने ऐसे लिखा था R12, तो Q2 से Q1 की ओर। तो ऐसे ही 1 से 0 की ओर। इसी प्रकार से F02 के लिए डिस्टेंस क्या आएगी, R02, 2 से 0 की ओर, क्योंकि ये डिस्टेंस Q2 से Q0 की ओर ही है। इसी प्रकार Q3 से आएगी Q3 से 0 की ओर, मतलब R03। ये डिस्टेंस इस रूप में आएगी। ठीक है, तो हम अलग अलग फोर्सेस का सदिश योग लेंगे। वेक्टर सम F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस ऐसे आते जाएंगे पद F0n। फिर हम जानते हैं ये सब आवेश निर्वात में रखे हुए हैं। 1/4πε0 आवेश है Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, R01 का कैप। मैंने बताया था ना R01 कैप आएगा 1 से 0 की ओर। ठीक है, इसी प्रकार 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, R02 का कैप। ये F02 का मान आ गया। F03 का क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर, R03 का कैप। इसी प्रकार से लास्ट पद आ जाएगा 1/4πε0 Q0 Qn R0n का स्क्वायर, R0n का कैप। ये इसका क्या होगा दिशा, Q1 आवेश से Q0 आवेश की ओर। इस तरह से ये Q0 आवेश है, इस तरह से आ जाएगा F0n। Q1 आवेश से Q0 की ओर। तो हमने अलग अलग आवेशों के कारण Q0 आवेश पर हमने फोर्स निकाला और उनका सदिश योग लिया। तो ये टोटल फोर्स ऑन Q0 आ गया। इसी निकाय के सभी आवेशों के कारण Q0 पर टोटल फोर्स आ गया। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होगा, F0। हम देखो इसमें कौन सी संख्या समान आ रही है, 1/4πε0 और एक आ रही है Q0। बाकी सब में कुछ ना कुछ चेंज है। सिग्मा 1 चेंज हो रहा है, 2 3 n। तो I बराबर 1 से I बराबर n चेंज हो रहा है। और Q0 तो इधर आ गया, ये हो गया QI अपॉन R0I का स्क्वायर, R0I का कैप। ये जो
फॉर्म है, ये अध्यारोपण सिद्धांत का फार्मूला है। I आवेश के कारण Q0 आवेश पर फोर्स। इसका और परिवर्तित रूप भी हम लिख सकते हैं, क्या? F0 इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I बराबर 1 से I बराबर n QI। अब ये मैग्नीट्यूड में है तो इसको ऐसे लिखेंगे R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड लिखा था ना, ये क्यूब, और ये हो जाएगा R0 माइनस RI वेक्टर। इसको जब वेक्टर में चेंज करेंगे तो एक R0I नीचे आएगा, वो क्यूब बना देगा इसको। तो हमने इसको क्यूब में लिख दिया वेक्टर को मैग्नीट्यूड करके, और ये वेक्टर में लिख दिया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। यदि दो आवेश हैं हमारे पास में 9e और 4e, और वो r दूरी पर स्थित हैं, दो आवेश हैं, बिंदु आवेश 9e और 4e, वो r डिस्टेंस पर स्थित हैं। तो इनके मध्य आवेश हम q आवेश कहाँ रखें कि वो संतुलन में रहे। तो वो संतुलन में जब रहेगा, ये दूरी पूछिए किसी भी इस 9e आवेश से दूरी पूछिए उस q आवेश की कि कहाँ रखें कि ये संतुलन में रहे, मतलब गति ना करें फोर्स के कारण। तो हम देखते हैं दोनों धनात्मक आवेश हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे इस तरह से। तो एक फोर्स इस तरफ लगेगा, एक फोर्स इस तरफ लगेगा। तो हम आवेश को अगर बीच में रख दें, यहां 9e से x दूरी पर, और ये दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स, तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर बल निकालेंगे, इस आवेश 4e के कारण इस आवेश पर बल निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, और दोनों बराबर ही होने चाहिए क्योंकि टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। 9e आवेश के कारण बल लग रहा है F डैश, 4e आवेश के कारण बल लग रहा है F। दोनों का जो सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। इससे फिर सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले f का मान लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 9e और q के बीच में है ना, तो 9e q अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर है f डैश 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4e q अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, f बराबर f डैश, दोनों बराबर होने चाहिए तभी 0 होंगे, एक दूसरे के विपरीत हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4e q अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसमें से जो समान राशियां हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें x का मान निकालना है, इनका वर्गमूल ले लेंगे, 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स। ये हमारे पास में लास्ट पद आ गया। अब इसका वज्र गुणा कर देंगे, 3r माइनस 3x इक्वल टू 2x। 3x उधर जाएगा, 3r इक्वल टू
3x प्लस 2x, तो हमारे पास आएगा 5x इक्वल टू 3r। तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/5r। तो 9e आवेश से 3/5r डिस्टेंस पर अगर हम आवेश को रखते हैं q को, तो उस पर 9e और 4e पॉइंट चार्ज के कारण कुल बल 0 होगा और आवेश संतुलित अवस्था में रहेगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख तो रहते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।